ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में शुरू हुए जंग के नए केंद्र की। दरअसल अब जंग एक नए मोर्चे पर शुरू हो चुकी है, यानी कि हूती और सऊदी अरब के बीच में, और हमला लगातार हो रहा है तेल भंडार पर। सवाल यही कि क्या अब इन हमलों में तेल भंडार को पूरी तरीके से खत्म करने की कसम खा ली गई है। दरअसल देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सऊदी अरब की तेल सुविधाओं को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की एक बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। दावा यह है कि इस हमले में 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और सऊदी अरामको की अहम ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। जिस रिफाइनरी पर हमले का दावा हुआ है उसे सऊदी अरब की बड़ी तेल सुविधाओं में शामिल बताया जा रहा है। हालांकि इस हमले से कितना नुकसान हुआ है इसकी फिलहाल आधिकारिक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी बड़ी तेल सुविधा को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अब सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है और सऊदी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा तेल हिस्सा उत्पादन यहीं से निर्भर है, यहीं पर निर्भर होता है। ऐसे में तेल ठिकानों पर किसी भी हमले को गंभीर सुरक्षा चुनौती माना जाता है। अब आपको बता दें कि हूती विद्रोही इससे पहले भी सऊदी अरब के तेल ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का दावा करते रहे हैं। हूतियों को ईरानी समर्थित संगठन माना जाता है, जबकि सऊदी अरब लंबे समय से यमन संघर्ष में हूती विद्रोही गुट के साथ खड़ा रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि जो लगातार तेल डिपो पर हमले हो रहे हैं, तेल रिफाइनरियों पर और अलग अलग जगहों पर जो हमले अब हूती विद्रोहियों के द्वारा किए जा रहे हैं, इससे आखिर आगे क्या मंशा है? क्या पूरी तरीके से यह कोशिश कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को धूमिल करना है या फिर नुकसान पहुंचाना है? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर देखिए, अब एक नए मोर्चे पर यहाँ पर सीधे तौर पर जंग की जो शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, क्या आपको इसके पीछे की वजह समझ आ रही है? क्या वाकई में जो ये जंग है वो हूती विद्रोही या सऊदी अरब के बीच में नजर आ रही है या फिर इसके पीछे ईरान की कोई स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है? सर देखिए, ईरान की प्रॉक्सीज ताकतवर है और वो उस पूरे मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट का फायदा उठाएगा। खासकर जो वेस्टर्न ताकतें इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमाना चाहती है, उनके खिलाफ एक तरीके का प्रोटेस्ट है। तो ये जो वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट है और ये जो अनरेस्ट है, इसका पूरा का पूरा फायदा ईरान उठाना चाहेगा और लॉन्ग टर्म में वह इस पूरे रीजन की लीडरशिप के लिए कोशिश करेगा, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत देकर। ताकि मेरा नेटवर्क ठीक है पुनीता जी? जी सर बोलिए। जी, तो ये पूरे उस अनरेस्ट का फायदा उठाया जाएगा। हाँ। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही नया तरीके का एवोल्यूशन है, जहां वेस्टर्न फोर्सेस को पूरे ही इस रीजन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये लंबी लड़ाई है, ये केवल एक छोटे एक रीजन या बिटवीन 2 कंट्रीज लड़ाई ना होकर ये पूरे मिडल ईस्ट में अनरेस्ट का फायदा उठाया जाएगा, जहां ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। पुनीता जी, तो फिर ये माना जाए कि इसमें अगर ये जंग ज्यादा आगे बढ़ती है तो इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है, क्या ऐसी उम्मीद मानी जाए सर? ईरान तो पहले से ही शामिल है, क्योंकि अगर इन फोर्सेस को कोई फंडिंग करने वाला है या कोई ताकत देने वाला है तो वह ईरान ही है और कोई दूसरा मुल्क नहीं है। क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट में अगर कोई अकेली सेमी डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट है तो वो ईरान ही है, बाकी तो हर जगह राजशाही है। तो जहां राजशाही है वो पूरी तरीके से यूएस इन्फ्लुएंस में है, जो इजराइल और अमेरिका के कंट्रोल में है पूरी तरीके से। और ऐसे में लगता नहीं है कि वो फोर्सेस उनके खिलाफ खड़ी होगी। अकेली जो सेमी डेमोक्रेटिक स्टाइल का जो गवर्नमेंट ढांचा है वो ईरान में ही है। और यही मुझे लगता है कि सारी जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं जो लूटने के लिए आई है उनको डेफिनेटली बाहर करेगा, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यही ठीक रहेगा। और देखिए, क्योंकि तेल ठिकानों पर अगर हमले हो रहे हैं, आप सोचिए कि सऊदी अरब का सबसे अहम तेल भंडार अरामको, अगर वहां पर हमले तेज हुए हैं तो इसके पीछे क्या रणनीति है हूती की? क्या पूरी तरीके से ये माना जाए कि सऊदी अरब को आर्थिक तौर पर कमजोर करना है?
क्या पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, ये भी एक मंशा है। क्या समझ आ रहा है कि अगर इस जंग में हूती अगर कूद पड़ा है तो क्या वजह इसकी समझ आ रही है सर? देखिए, इन अगर एक्सट्रीमिस्टों का, खासकर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनका अगर लिटरेचर पढ़ें तो उसमें बहुत ही चीजें हैं जो हमें चौंकाती है अक्सर। जैसे कि उसमें ये कहा है कि ये सारे ही रिसोर्सेज को एक बार लॉक कर दो, अगर ये लॉक्ड हो जाएंगे तो वेस्टर्न फोर्सेस इन रिसोर्स को लूट नहीं पाएगी। तो यही है, तो कहीं ना कहीं ये है कि जब तक राजशाही है और जब तक वेस्टर्न फोर्सेस इन चीजों का इस्तेमाल करती है, हम उनको इस्तेमाल करना है नहीं देंगे। तो ये एक तरीके से ठीक ठीक वैसा ही है जैसा कि इन्होंने हॉर्मुज को पूरी तरीके से लॉक करके उन्होंने दिखाया है, और ये जैसे ही इन पे तेल के उन पे हमले होंगे तो वो उनका अड्डों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वो ये सोचते हैं कि इससे जो राजशाही की ताकत है वह कमजोर होगी, अनरेस्ट होगा। हालांकि ये तरीका बहुत ही भयावह है और वो पूरे मिडल ईस्ट को एक अलग ही संकट में ले जा सकता है, पर ये एक तरीका है अगर आप इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों की लिटरेचर को अगर पढ़ें। हालांकि उनमें से बहुत सारा प्रतिबंधित है और अवेलेबल नहीं है। पुनीता जी। और जरा सर ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए वैश्विक स्तर पर इसका असर तो पड़ेगा। अगर अगर तेल भंडार पर हमले हो रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर कितना नुकसान, और खास करके भारत के लिहाज से देखें तो क्या परिस्थिति आप देख पा रहे हैं कि अगर हमले इसी तरीके से जारी रहे तो आगे हो क्या सकता है सर? भारत के लिए तो इमीडिएट नुकसान तो है ही। इमीडिएट नुकसान ये होगा कि अगर जो ऑयल का फ्लो अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगा तो भारत को भी अच्छी खासी कीमत देकर वह खरीदना होगा। पर मुझे लगता है कि इसके लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बधाई की पात्र है कि कम से कम उसने डाइवर्सिटी पैदा की है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 डिकेड्स में, हालांकि ये नीति जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू हो गई थी, पर इसको मजबूत बनाने का काम प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है। डाइवर्सिटी बहुत है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई पर्टिकुलर रीजन डिस्टर्ब होता है तो हमारा वो खराब नहीं होता है। पर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमें नुकसान ये है कि देखिए, भारत एक बहुत ही उभरती हुई ताकत है। अगर ये जो युवा है, अगर इनको टाइम पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, इनकी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो 2-3 डिकेड्स के बाद में ये सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़ी आबादी भारत में चेंज नहीं ला पाएगी। इसलिए भारत की ऊर्जा जरूरतों को इमीडिएटली और बहुत ही प्रायोरिटी से पूरा करना जरूरी है, और तभी भारत में तेजी से डेवलपमेंट हो पाएगा। जो खाली हाथ हैं, बेरोजगार हाथ हैं, उनको काम मिलेगा और पूरी दुनिया पे हम एक प्रतिमान स्थापित कर पाएंगे कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं उनकी मुखालफत करना, पर कुछ इंटरेस्ट हैं जो इंडिया में हैं, जो कि खासकर कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं, जो यूएस और इंडिया के रिलेशंस में तल्खी पैदा नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनसे उनके कॉरपोरेट हित प्रभावित होते हैं। तो एकदम साफ साफ है कि अमेरिका की जो एंटी इंडियन पॉलिसीज हैं उनकी मुखालफत होनी चाहिए बिना डरे हुए। लॉन्ग टर्म में भारत के लिए यही फायदा है। इतनी बड़ी आबादी को कोई देश नहीं डरा सकता है, यूनाइटेड स्टेट भी नहीं। जी। लेकिन एक तरफ देखिए अब सवाल सर ये भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब के पास अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, और ऐसे में अगर हूती विद्रोही ये कामयाब हो पाते हैं कि सऊदी अरब के अंदर घुसकर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आखिर क्या माना जाए कि सऊदी अरब का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, खास करके पैट्रियट की बात करते हैं, तो क्या इन हमलों को रोक पाने में नाकाम हो रहा है क्या सर? इसका अगर बहुत ही संक्षेप में जवाब दें तो ये है कि सब कुछ मूर्खतापूर्ण है। कारण है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम, जब इसकी उपयोगिता का सवाल आया था तो मक्का और मदीना की जो हज यात्रा पर जाते हैं उनकी रक्षा के लिए उन्होंने वहां पे वहां लगाया था। और ये जो डिफेंस सिस्टम खरीदा गया था वो वेस्टर्न प्रेशर में खरीदा गया था। तो वेस्टर्न मीडिया ने वापस उसकी मजाक भी बनाई है कि देखिए, वहां मक्का मदीना में धार्मिक लोगों को बचाने की, मतलब तो मूर्खतापूर्ण है। और कुल मिला के हुती विद्रोहियों का जो काम करने का पैटर्न है उसमें हो सकता है कि ड्रोन और मिसाइलों को वो कर ले, पर किस कीमत पर? एक एक जो 10-10, 15-15 हजार के ड्रोन के लिए आप क्या 10-10, 15-15 लाख की मिसाइलें दागेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है वो डिफेंस सिस्टम। और उसके अलावा अगर वो डिफेंस सिस्टम को इतना खर्च करने के बाद में यूएस को पैसा देके वो अगर कर भी लेते हैं तो हुतीस के पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। वो अंदर वहां पे सऊदी अरेबिया में अनरेस्ट का फायदा उठा के वहां आंतरिक हालत खराब हो सकते हैं। और वहां राजशाही के खिलाफ पहले ही है। वहां की जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने कहा है, किंग ने कहा है कि बेसिकली उन्हें अपनी जान का खतरा है, और ऐसे स्टेटमेंट बार बार आए हैं। तो इनसिक्योरिटी है वहां पर भी और लोगों में अनरेस्ट है, बस खाली हवा मिलने की जरूरत है।
अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि वाकई काफी खराब होगा सऊदी अरेबिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। जी। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो लो कॉस्ट ड्रोन है वो हाई कॉस्ट एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि इस वक्त काफ़ी नुकसान इस वक्त हम सऊदी अरब में देख पा रहे हैं। अब सोचिए कि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। अब ऐसे में तो अब क्या क्या ये माना जाए कि जो सऊदी अरब है वो यहाँ पर अपने बचाव में कोई कदम उठाएगा या फिर कोई सैन्य कार्रवाई की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है सर? बचाव तो देखिए सऊदी अरेबिया के बारे में हालांकि ये सच नहीं है क्योंकि वो हाँ। थोड़ा सा बड़ा ताकतवर देश है, हाँ। खासकर वेस्टर्न एशिया का। हम्म। तो सऊदी अरेबिया के नहीं, पर ये लोग उनकी पूरी बचाव, उनकी पूरी सिक्योरिटी ही अमेरिका के जिम्मे है। और सऊदी हम्म। अरेबिया की भी आधी सिक्योरिटी यूएस के जिम्मे है, क्योंकि सारे हथियार से लेके सारा एश्योरेंस तो वहीं से मिला हुआ है। तो वह क्रिश्चनाइज हुआ, इसीलिए पाकिस्तान वगैरह तमाम देशों की तरफ वो अपने सिक्योरिटी को लेकर उम्मीद की नजरों से देखता है। पर यह पॉसिबल नहीं है। अगर अनरेस्ट पैदा होता है पूरे उस रीजन में, अरब स्प्रिंग को हम मानते हैं, और वहां पे खासकर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। वो हम्म। दरअसल नेशनलिज्म आता है तो उसकी जड़ें इस्लाम में पैदा होती है। तो बहुत ही जल्दी अगर उनके पांव उखड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। यूएस का जो पूरा है लूट का तंत्र है, उसको चैलेंज मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब लोग मुझे लगता है कि झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। हम्म। तो जब सऊदी अरेबिया का हम जब जिक्र कर रहे हैं, खासकर वहाँ रीजनल पावर के रूप में, और ये कि वो क्या अपने आप का सुरक्षित करने में सक्षम है, तो जाहिर है कि इसका उत्तर हाँ और ना दोनों में है। अगर जब तक सरकार के पास ताकत है, रिसोर्सेज हैं, तब तक वो बचा पाएगी। जब ये राजतंत्र की ताकत कम हो जाएगी, तब हम्म। मुझे नहीं लगता है कि यूएस फोर्सेज भी वहां पे कुछ कर पाएगी। पुनीता जी। लेकिन हूतियों के पास आखिर इतना रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है? उनकी ताकत अगर हाँ, इतनी मजबूत हुई है, ये जो हमले लगातार बढ़े हैं, ये ताकत कहाँ से मिल रही है हूतियों को? डेफिनेटली ईरान से सब हाँ। कुछ पैसा आ रहा है हुतियों से, तभी तो पर वो उनके ईरान तो इतने पहले से ही वफादार हैं। सर काफी कमजोर हो गया है ना, क्योंकि अभी फिलहाल में। हाँ। जी। जी, इत, अभी पुनीता जी वो हाँ। अभी जरूर कमजोर हुआ है, पर वह पहले से ही उनको फंडिंग करता रहा है अभी। हम्म। इसीलिए तो यूनाइटेड स्टेट ये चाहता है ना कि देखिए, हम्म। ईरान को इतना आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए कि हम्म। ये जो अपने प्रॉक्सीज हैं, खासकर जो हमास है, हम्म। हुतीस हैं, या जो खासकर इराकी मिलिशिया है, तमाम और भी दूसरे संगठन तो हैं यहाँ पे सर मैं दो जिनको चीज फंडिंग समझना करता है। चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए अब इस वक्त अगर हम ईरान की बात करते करते हैं तो ईरान बहुत ज्यादा देखिए अर्थव्यवस्था के मामले में चौपट दिखाई दे रहा है। खुद वहां के राष्ट्रपति कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब आने वाले दिनों में हालात ऐसे हो जाएंगे कि हो सकता है कि खाने पीने के लिए भी वहां पर स्थिति खराब हो जाए। और दूसरी तरफ अगर सैन्य ठिकानों पर अमेरिका बार बार हमले कर रहा है ईरान पर, यानी कि सैन्य शक्ति को कमजोर करना मकसद अमेरिका का, और ऐसे में क्या वो खुद का बचाव कर लेगा, क्या फिर अपने प्रॉक्सी संगठन है उसको भी मजबूती दे पाएगा? क्या अभी ऐसी संभावना, ऐसी स्थिति है ईरान के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं है पुनीता हाँ। जी, आप बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचे हाँ। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हाँ। नहीं कर पाएगा ईरान हम्म। डेफिनेटली। और यूएस की यही पॉलिसीज हैं। वो हम्म। ये चाहता है कि ईरान को इतना आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए कि इसके प्रॉक्सीज को फंडिंग मिलना बंद हो जाए। पर हम्म। उसके अल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज भी हैं, खासकर लोकल से जो पैसा आता है वो काफी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। तो हम्म। रोकना मुश्किल है दरअसल। चाहे जितने भी इस तरीके के जो अनरेस्ट या उसके मूवमेंट है, उनकी फंडिंग आ ही जाती है। कहीं ना हम्म। कहीं जो सेम विचारधारा के लोग होते हैं वो उसको फंड कर लेते हैं। पर अभी जो ईरान पे जो उनकी डिपेंडेबिलिटी है वह कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगे मोमेंटरी। पर वो अपनी अल्टरनेटिव सोर्सेज या फंडिंग का है तरीका ढूंढ लेंगे। पुनीता जी। ठीक है सर, जी। बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहरहाल चलिए अब आगे